हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम कवर कर रहे हैं फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। इसे शॉर्ट में फिश या इसी टेक्निक को मॉलिक्यूलर फिशिंग भी कहा जाता है। इस टेक्निक का यूज़ सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट या किसी पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस की पोजीशन को लोकेट करने में किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमको दो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस की ज़रूरत होगी। एक हम यूज़ करेंगे प्रोब और दूसरा हम यूज़ करेंगे टारगेट सीक्वेंस। टारगेट सीक्वेंस हमें पहले से पता होना चाहिए क्योंकि उसी का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब हमको यहाँ पर यूज़ करना है। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू ह्यूमन जीनोम की कंप्लीट सीक्वेंसिंग की जा चुकी है। इसके लिए पहले ह्यूमन जीनोम को छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स में कट किया गया और उसके बाद उन सभी डीएनए फ्रेगमेंट्स की सीक्वेंसिंग की गई। इसका मतलब ह्यूमन जीनोम की सभी डीएनए सीक्वेंस हमें पहले से पता है और पीसीआर के थ्रू उनकी मल्टीपल कॉपीज़ भी बनाई जा चुकी है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये एक ह्यूमन सेल है जिसके अंदर हमको किसी पर्टिकुलर जीन पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस की पोजीशन को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम प्रोब कैसे डिज़ाइन करेंगे। उसी जीन की एक कॉपी डबल स्टैंडर्ड डीएनए की फॉर्म में हम यहाँ लेंगे। इसको ट्रीट करते हैं डीएनएज एंजाइम या एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के थ्रू, जिससे इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में छोटे छोटे कट लग जाते हैं। इन कट को निक कहा जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं निकिंग। इन कट्स का मतलब है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड थे वो अब रिमूव हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गैप बन गई है। इस गैप को फिल करने के लिए हम न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये सिंपल न्यूक्लियोटाइड्स नहीं हैं बल्कि फ्लोरेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो हमने गैप में फ्लोरेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर दिया। अभी ये हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड है और हमको हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए। तो हम इसका डीनेचुरेशन करेंगे जिससे इसकी दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगी। नीचे वाली स्ट्रैंड से अभी हमको कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ऊपर वाली स्ट्रैंड जिसमें फ्लोरेसेंट न्यूक्लियोटाइड ऐड है, उस सीक्वेंस को हम एज ए प्रोब यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ जो हमारी सेल है, इस सेल को हमने स्लाइड के ऊपर फिक्स कर दिया है। और अगर ये ह्यूमन सेल है तो इसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम और सभी क्रोमोसोम का अपना डीएनए, और जो सभी डीएनए हैं उनका भी हम डीनेचुरेशन कर देंगे। डीनेचुरेशन कर देंगे यानी कि उनको भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पर सभी डीएनए को हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ उस डीएनए को ड्रॉ किया है जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, और उसी डीएनए के डीनेचुरेशन से उसकी सिंगल स्ट्रैंड हमने बना ली है, जिसको हम एज ए टारगेट स्ट्रैंड यूज़ करने वाले हैं। अब हम टारगेट स्ट्रैंड और प्रोब दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे। हाइब्रिडाइजेशन से हमको एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो हमने प्रोब यूज़ किया था उसमें फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। लेकिन कई बार ये जो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे जो फ्लोरोसेंस जनरेट होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, और फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू फ्लोरेसेंस की जनरेट होना ज़रूरी है। अगर उससे कम वैल्यू में फ्लोरेसेंस जनरेट होती है तो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल हमने यूज़ किया है, अब हमको उसकी फ्लोरेसेंस को एम्पलीफाई करना है। एम्पलीफाई करने के लिए हम इन फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल के ऊपर एंटीबॉडी ऐड करेंगे, जिसको हमने यहाँ इन्वर्टेड वाई शेप में दिखाया है, और उस एंटीबॉडी के साथ में फ्लोरोफोर हायर वैल्यू की फ्लोरेसेंस जनरेट करने वाले मॉलिक्यूल्स को यूज़ करेंगे। तो अब इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिसमें पहले से फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स ऐड थे, फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल वाले न्यूक्लियोटाइड हमने यहाँ पे ऐड किए थे, और अब इन फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल के ऊपर हमने एंटीबॉडी और फिर उसके साथ में फ्लोरोफोर्स को ऐड कर दिया है, जिससे इसकी फ्लोरेसेंस एम्पलीफाई हो गई है। और अब जब हम इस स्लाइड को जिस पे हमारी सेल को फिक्स किया था, जब इस स्लाइड को हम फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बाकी जो पूरा जीनोम है, सभी डीएनए सभी क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल डार्क ग्रे कलर में हमको नज़र आएंगे। लेकिन
जो हमारा टारगेट सीक्वेंस है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी साथ में फ्लोरिसेंट मॉलिक्यूल और ये फ्लोरोफोर ऐड होने की वजह से उसकी पोजीशन पे हमको अलग से ब्राइटनेस नज़र आएगी, फ्लोरोसेंस नज़र आएगी। इस तरह से हम सेल के अंदर, जीनोम के अंदर डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। मेडिकल एप्लीकेशन का अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो एक डिजीज़ है जिसका नाम है क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। ये एक तरह का ब्लड सेल कैंसर है। ये कैंसर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन से एबनॉर्मल क्रोमोसोम बनता है जिसको हम कहते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, और इस फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के अंदर अलग अलग जीन्स के फ्यूजन से एक नई जीन बनती है जिसको हम कहते हैं फ्यूजन जीन। ये फ्यूजन जीन नॉर्मल ह्यूमन जीनोम के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, ये एबनॉर्मल जीन है, और इस एबनॉर्मल जीन की वजह से ये पर्टिकुलर कैंसर प्रोड्यूस होता है, क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। तो अगर हम ह्यूमन सेल्स को इस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया के लिए कैंसर सेल है या नॉर्मल सेल है, तो हम इस फ्यूजन जीन की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाला प्रोब यूज़ कर सकते हैं, और फिर उस प्रोब को हम सेल के ऊपर ऐड करेंगे। अगर सेल में फ्यूजन जीन प्रेजेंट होगा तो प्रोब उसके साथ ऐड हो जाएगा और फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में हमको ब्राइटनेस नज़र आएगी, तो हम कह देंगे कि ये सेल जो है ये कैंसरस सेल है, इसके अंदर फ्यूजन जीन प्रेजेंट है। और अगर नॉर्मल सेल हुई तो उसके ऊपर प्रोब ऐड करने पर प्रोब को अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं मिलेगी, प्रोब उस सेल के अंदर किसी भी डीएनए सीक्वेंस के साथ ऐड नहीं हो पाएगी। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में देखने पर हमको ब्राइटनेस नज़र नहीं आएगी, तो हम कह सकते हैं कि वो सेल जो है वो नॉर्मल सेल है। ये हमने कंप्लीट किया फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।